नमस्कार। सुन लो, यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उथल-पुथल भरे दौर की गहराई में उतरेंगे। जी हाँ, यह है अध्याय 7, दिल्ली सल्तनत भाग 2, यानी लगभग 1300 से 1400 ईस्वी का समय। बिल्कुल। और आज हमारा खास ध्यान रहेगा खिलजी और तुगलक वंशों पर। हाँ, ये दो वंश इस दौर के केंद्र में रहे हैं। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये 100 साल बहुत ही ज्यादा अहम है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी दौर में सल्तनत अपने कह सकते हैं चरम पर पहुंची, विस्तार हुआ। हाँ, विस्तार भी हुआ और फिर वो बड़े बड़े प्रशासनिक और आर्थिक प्रयोग भी हुए। और फिर पतन की शुरुआत भी यहीं से दिखती है। सही कहा। तो आज की इस चर्चा का हमारा मिशन यही है कि इस पूरे कालखंड को, मतलब खिलजी और तुगलक वंश के इस दौर को स्रोत सामग्री के आधार पर शुरू से अंत तक पूरी बारीकी से समझें। बिल्कुल, कोई भी पहलू छोड़ना नहीं है। कोई पहलू छोड़ना नहीं है। तो तैयार हो जाइए एक ज्ञानवर्धक सफर के लिए। जी, ये वो समय है जब दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण में, आप सोचिए, मदुरै तक हो गया था। मदुरै तक अविश्वसनीय लगता है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, लेकिन साथ ही जैसा आपने कहा, उसके बिखराव के बीज भी इसी दौर में पड़े। तो हम ये देखेंगे कि कैसे बलबन के बाद सत्ता का समीकरण बदला, कैसे वो जिसे खिलजी क्रांति कहते हैं वो हुई। हाँ, खिलजी क्रांति। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे साम्राज्य का विस्तार किया और वो कठोर सुधार जिनके बारे में बहुत चर्चा होती है वो लागू किए। और उसके बाद फिर तुगलक वंश। हाँ, फिर तुगलक वंश आता है, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के वो विवादास्पद के योग। हाँ, राजधानी बदलना, सांकेतिक मुद्रा, बहुत कुछ। जी, और फिर फिरोज शाह तुगलक की नीतियां, और आखिर में कैसे तैमूर के आक्रमण तक सल्तनत का विघटन होता गया। तो ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये घटनाओं के पीछे के कारण क्या थे, उनके परिणाम क्या हुए, उनका विश्लेषण होगा, गहरा विश्लेषण। चलिए तो शुरू करते हैं पृष्ठभूमि से। ये खिलजी और तुगलक वंश आखिर सत्ता में आए कैसे? देखिए, कहानी शुरू होती है 1286 में, बलबन की मृत्यु के बाद। हाँ, बलबन एक मजबूत शासक था। उसकी मौत के बाद खालीपन तो आया होगा। बिल्कुल। दिल्ली में एक भ्रम की, एक अनिश्चितता की स्थिति थी। बलबन का चुना हुआ उत्तराधिकारी राजकुमार महमूद, वो मंगोलों से लड़ते हुए पहले ही मर चुका था। अच्छा। उसका दूसरा बेटा था बुगरा खान, लेकिन उसे दिल्ली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बंगाल और बिहार में ही खुश था, वहीं शासन करना चाहता था। तो फिर गद्दी किसे मिली? तो हुआ ये कि बलबन के एक पोते कैकुबाद, जो काफी युवा और अनुभवहीन था, उसे गद्दी पर बिठा दिया गया। लेकिन अनुभवहीन शासक ऐसी स्थिति कैसे संभाल पाता? वही हुआ, वो अक्षम साबित हुआ। और इसी समय जो पुराने तुर्की अमीर थे, उनके एकाधिकार के खिलाफ काफी गुस्सा पनप रहा था। अच्छा। ये तुर्की अमीर मतलब जो शुरू से सत्ता में थे। हाँ, जो इल्तुतमिश और बलबन के समय से चले आ रहे थे, उनके खिलाफ असंतोष था। कई गैर तुर्क लोग जैसे खिलजी, जो गुरिद काल में भारत आए थे, खिलजी तुर्क नहीं थे। उनका मूल मिश्रित तुर्क अफगान माना जाता है। उन्हें दिल्ली में वो पहचान, वो मौके नहीं मिले जो तुर्कों को मिलते थे, तो उन्हें तरक्की के लिए बंगाल और बिहार जैसे दूर के इलाकों में जाना पड़ा। और भारतीय मुसलमान? हाँ, कई भारतीय मुसलमान भी थे जो उच्च पदों से वंचित महसूस कर रहे थे। तो एक तरह का तनाव था पुराने और नए समूहों के बीच। बिल्कुल। और पहले के उदाहरण भी थे, जैसे इमादुद्दीन रेहान का मामला था नासिरुद्दीन महमूद के समय, या खुद बलबन का उदय। ये दिखाता था कि अगर कोई सेनापति ताकतवर हो जाए और उसे अमीरों और सेना का साथ मिल जाए, तो वो मौजूदा वंश को हटाकर खुद सुल्तान बन सकता है। हाँ बिल्कुल, यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें खिलजी क्रांति का मंच तैयार हुआ। तो इन्हीं सब कारणों के चलते खिलजी अमीरों का एक गुट सामने आया, जी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जलालुद्दीन खिलजी। वो उस समय उत्तर पश्चिम सीमा के रक्षक थे और मंगोलों के खिलाफ कई लड़ाइयां जीत चुके थे। अच्छा, अनुभवी सेनापति थे। हाँ, तो 1290 में, ये साल याद रखना जरूरी है, 1290, जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में इन खिलजी अमीरों ने बलबन के जो अक्षम उत्तराधिकारी थे उन्हें उखाड़ फेंका। वो उसका स्वागत हुआ। हाँ, जो गैर तुर्की गुट थे उन्होंने खिलजियों का स्वागत किया, क्योंकि खिलजियों के आने से वो जो तुर्की अमीरों का एकाधिकार था वो खत्म हो गया। सत्ता का आधार थोड़ा व्यापक हुआ। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का शासन तो ज्यादा लंबा नहीं चला। नहीं, सिर्फ 6 साल।
1290 से 1296 तक। उसने कोशिश की कि बलबन की जो कठोर नीतियां थी उन्हें थोड़ा नरम किया जाए। अच्छा, मतलब वो थोड़ा उदारवादी था। उसका मानना था कि शासन जो है वो शासितों की मतलब प्रजा की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, और चूंकि भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी तो राज्य पूरी तरह से इस्लामी नहीं हो सकता, ये उसकी सोच थी। ये तो काफी प्रगतिशील सोच लगती है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, उसने सहिष्णुता की नीति अपनाने की कोशिश की, कठोर दंड से बचने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों को, यहाँ तक कि उसके अपने समर्थकों को भी लगा कि ये नीति उस समय के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्तनत उस वक्त भी कई अंदरूनी और बाहरी खतरों का सामना कर रही थी। मंगोलों का खतरा था, अंदरूनी विद्रोह का डर था, तो उन्हें लगा कि नरमी से काम नहीं चलेगा। और इसी नरमी का शायद नतीजा था उसका अंत, कह सकते हैं, क्योंकि फिर मंच पर आता है अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात का प्रतीक। बिल्कुल, वो उस समय अवध और कड़ा का सूबेदार था। उसने दक्कन में देवगिरी पर हमला करके बेशुमार दौलत लूटी थी। अच्छा, बिना सुल्तान की इजाजत के? हाँ, और फिर उसी दौलत के बल पर उसने सेना तैयार की। फिर उसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन को कड़ा बुलाया, धोखे से। और वहीं उसकी हत्या कर दी? हाँ, 1296 में। जी, 1296 में बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या कर दी। और फिर उस लूटी हुई दौलत, सोने चांदी के लालच से दिल्ली के अमीरों और सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया और खुद सुल्तान बन बैठा। उसके बाद उसने शासन कैसे चलाया? जाहिर है शुरुआती विश्वासघात से हुई थी। उसने बेहद क्रूरता से फौलादी हाथों से शासन किया। गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले विद्रोहों को कुचला। जो अमीर उससे नाखुश थे या उसके अपने रिश्तेदार जिन्होंने विद्रोह की कोशिश की, सबको बेरहमी से दबा दिया गया। और जिन अमीरों ने सोना लेकर उसका साथ दिया था, उनमें से ज्यादातर को या तो बाद में मरवा दिया गया या उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। मतलब अलाउद्दीन किसी पर भरोसा नहीं करता था, अपने परिवार वालों पर भी नहीं। बिल्कुल नहीं। उसके अपने परिवार के जो सदस्य विद्रोही हुए उन्हें भी भयानक सजाएं दी। उसने दिल्ली में बसे हजारों मंगोलों का कत्लेआम करवाया, जिन्हें नव मुसलमान कहा जाता था, शक की बिना पर। नव मुसलमान मतलब जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। हाँ, उन पर शक था कि वो विद्रोह कर सकते हैं। और एक और उदाहरण है, गुजरात अभियान से जब सेना लौटी तो लूट के माल में हिस्सेदारी पर कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अलाउद्दीन ने न सिर्फ उन सैनिकों को बल्कि उनके परिवारों को, महिलाओं और बच्चों तक को क्रूर दंड दिया। ये एक नई और भयानक प्रथा थी जो उसके बाद के सुल्तानों ने भी कुछ हद तक जारी रखी। यानी डर और आतंक का माहौल बना दिया था उसने। बिल्कुल। और अमीरों को पूरी तरह काबू में रखने के लिए उसने 4 प्रमुख नियम बनाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए। पहला, सुल्तान की इजाजत के बिना कोई दावत या उत्सव नहीं होगा, कोई सोशल गैदरिंग नहीं, ताकि वो लोग मिलके साजिश न कर सकें। बिल्कुल। दूसरा, अमीर लोग आपस में वैवाहिक संबंध मतलब शादी ब्याह भी सुल्तान के मंजूरी के बिना नहीं कर सकते थे। अच्छा, इससे भी गुटबंदी रुकती होगी। तीसरा, शराब और दूसरे नशीले पदार्थों पर पाबंदी लगा दी। और चौथा, एक बहुत ही कुशल जासूसी प्रणाली स्थापित की। जासूस हर जगह थे और अमीरों की हर बात, हर काम की खबर सीधे सुल्तान तक पहुंचाते थे। बाप रे, मतलब पूरी तरह से नियंत्रण। पूरी तरह से। इसका नतीजा क्या हुआ? अमीर पूरी तरह दब गए, ताज के अधीन हो गए। अलाउद्दीन के जीते जी फिर कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन इसका कोई दीर्घकालिक नुकसान भी हुआ होगा। हाँ, हुआ। लंबी अवधि में देखें तो इसने जो पुराना तुर्की अभिजात वर्ग था उसे तो नष्ट कर दिया, लेकिन कोई नई, स्थिर और वफादार अभिजात वर्ग तैयार नहीं हो सकी जो राजवंश को संभाल पाती। ये चीज अलाउद्दीन की मौत के बाद जो 1316 में हुई साफ नजर आई। क्या हुआ उसकी मौत के बाद? उसका सबसे खास मलिक काफूर, जो मूल रूप से एक हिंदू धर्मांतरित था और उसका सेनापति था। हाँ, जिसने दक्षिण के अभियान किए थे। वही। उसने अलाउद्दीन के एक नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठाया और बाकी बेटों को या तो कैद कर दिया या अंधा करवा दिया। लेकिन फिर जल्दी काफूर की भी हत्या हो गई। उसके बाद खुसरू खान गद्दी पर बैठा। वो भी एक
धर्मांतरित था। कुछ इतिहासकार उस पर इस्लाम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन बर्नी जैसे इतिहासकार मानते हैं कि वो पिछले सुल्तानों से बदतर नहीं था। क्या उसके खिलाफ कोई बड़ा विरोध हुआ? कोई व्यापक असंतोष नहीं था। इससे ये पता चलता है कि शायद दिल्ली और आसपास के मुसलमान अब नस्लीय विचारों से ऊपर उठ चुके थे। वो किसी भी भारतीय पृष्ठभूमि के व्यक्ति को सुल्तान मानने को तैयार थे। इससे अभिजात वर्ग का सामाजिक आधार थोड़ा और फैला। लेकिन खुसरो खान भी टिक नहीं पाया। नहीं, 1320 में, ये साल भी याद रखें, 1320 अधिकारियों के एक समूह ने गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, खुसरो खान को हराया और मार डाला। और यहीं से तुगलक वंश की शुरुआत हुई। जी हाँ, 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। इस वंश में कौन कौन प्रमुख शासक हुए? इसमें 3 नाम सबसे अहम हैं। पहला तो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, फिर उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1324 से 1351 तक रहा। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है अपने प्रयोगों के लिए। बिल्कुल। और तीसरा था मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 तक शासक रहा। तो पहले 2 शासकों के समय सल्तनत का क्या हाल था? गयासुद्दीन और खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय सल्तनत का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ। लगभग पूरे देश पे उनका शासन था। एक साम्राज्य जो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य जितना ही बड़ा था, शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा। और फिरोज शाह तुगलक के समय? फिरोज के समय साम्राज्य थोड़ा सिकुड़ गया और उसकी मौत के बाद तो सल्तनत कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर गई। हालांकि वंश तो 1412 तक चला। हाँ, तुगलक वंश नाम मात्र के लिए 1412 तक चलता रहा, लेकिन असल में 1398 में जो तैमूर का आक्रमण हुआ, हाँ, तैमूर लंग, जी, उसी के आक्रमण को तुगलक युग का अंत माना जाता है। 1398। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? सल्तनत का विस्तार। हाँ, अब हम पहले देखेंगे कि ये विस्तार कैसे हुआ, खासकर अलाउद्दीन और तुगलकों के समय। फिर हम उनके आंतरिक सुधारों और प्रयोगों की बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि सल्तनत के विघटन के क्या कारण थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत के विस्तार से, अलाउद्दीन खिलजी के समय से। हाँ, याद करें, बलबन के समय पूर्वी राजस्थान और अजमेर तो दिल्ली के नियंत्रण में थे। लेकिन रणथंभौर जैसा शक्तिशाली राजपूत राज्य आजाद हो गया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कोशिश की थी रणथंभौर पर कब्जा करने की, लेकिन वो नाकाम रहा था। और बाकी राजस्थान? दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान भी काफी हद तक दिल्ली के नियंत्रण से बाहर थे। लेकिन जब अलाउद्दीन सत्ता में आया तो ये स्थिति बदलने लगी। उसने विस्तार पर जोर दिया। बिल्कुल। उसके तहत विस्तार का एक नया दौर शुरू हुआ। गुजरात जीता गया, मालवा और राजस्थान को अधीन किया गया। और फिर दक्षिण की तरफ? हाँ, फिर दक्कन और दक्षिण भारत में मदुरै तक विजय प्राप्त की गई और कोशिश ये की गई कि इन जीते हुए विशाल क्षेत्रों को सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाए। ये विस्तार उसके बाद भी जारी रहा? हाँ, ये उसके उत्तराधिकारियों, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी जारी रहा और अपने चरम पर पहुंचा। मालवा, गुजरात और देवगिरी पर फिर से ध्यान दिया गया, जहां 12वीं-13वीं सदी से राजपूत राजवंश शासन कर रहे थे। गंगा घाटी तो पहले ही सल्तनत के कब्जे में थी। हाँ, गंगा घाटी में सल्तनत स्थापित हो चुकी थी, लेकिन ये पश्चिमी क्षेत्र, मतलब गुजरात, मालवा, राजस्थान, ये अभी भी विरोध कर रहे थे। तो सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं। गुजरात इतना महत्वपूर्ण क्यों था सल्तनत के लिए? देखिए, गुजरात के कई कारण थे महत्वपूर्ण होने के। एक तो जमीन बहुत उपजाऊ थी। हाँ। दूसरे, वहां के समुद्री बंदरगाहों पर नियंत्रण मिलता, जिससे व्यापार बढ़ता, और ये गंगा घाटी से जुड़ने वाले व्यापार मार्गों पर भी पड़ता था। और इन बंदरगाहों से विदेशी व्यापार होता था? बहुत होता था, और इस व्यापार से गुजरात के शासकों ने काफी सोना चांदी जमा कर रखा था। तो दिल्ली के सुल्तानों की नजर उस दौलत पर भी थी। और कोई कारण? एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था घोड़ों की आपूर्ति। घोड़े? हाँ, अच्छी नस्ल के घोड़े सेना के लिए बहुत जरूरी थे। मध्य एशिया से जो आपूर्ति होती थी वो मंगोलों के कारण अक्सर बाधित हो जाती थी। अच्छा। गुजरात के बंदरगाहों से अरब, इराक और तुर्की से अच्छी किस्म के घोड़ी आयात होते थे। ये 8वीं सदी से ही चल रहा था। तो गुजरात पर कब्जा करके दिल्ली के सुल्तान घोड़ों की इस आपूर्ति पर बेहतर नियंत्रण चाहते थे। समझ गया। तो गुजरात पर हमला कब हुआ? 1299 में। ये तारीख भी नोट कीजिएगा, 1299। हाँ। अलाउद्दीन के 2 सेनापतियों, उलुग खान और नुसरत खान,
के नेतृत्व में एक बड़ी सेना ने गुजरात पर चढ़ाई की। और गुजरात का शासक? गुजरात का शासक था राय करन। वो बिल्कुल तैयार नहीं था। वो हक्का बक्का रह गया और बिना लड़े ही भाग गया। अच्छा, इतनी आसानी से? हाँ, राजधानी अनिलवाड़ा समेत मुख्य शहरों को लूटा गया। सोमनाथ मंदिर समेत कई मंदिरों को, जिन्हें 12वीं सदी में फिर से बनाया गया था, लूटा गया, अपवित्र किया गया। बहुत लूटपाट हुई होगी। बेशुमार दौलत हाथ लगी। हाँ, लेकिन जो अमीर मुस्लिम व्यापारी थे उन्हें छोड़ दिया गया। और यहीं पर मलिक काफूर मिला था। बिल्कुल, यहीं पर मलिक काफूर को बंदी बनाया गया था। उसे अलाउद्दीन के सामने पेश किया गया और वो फिर बहुत तेजी से तरक्की करता गया। तो गुजरात अब दिल्ली के नियंत्रण में आ गया। हाँ, और जिस तेजी और आसानी से गुजरात जीता गया, उससे ये भी अंदाजा लगता है कि शायद वहाँ का शासक राय करन अपनी प्रजा में ज्यादा लोकप्रिय नहीं था। गुजरात के बाद अलाउद्दीन का ध्यान कहाँ गया? राजस्थान की तरफ। राजस्थान के शक्तिशाली किले? हाँ, उसका पहला निशाना बना रणथंभौर। पृथ्वीराज चौहान के वंशजों का राज्य। जी, उस समय वहाँ हमीर देव का शासन था। वो काफी शक्तिशाली शासक था। उसने अपने पड़ोसियों जैसे धार के राजा भोज और मेवाड़ के राणा को भी हराया था। तो रणथंभौर पर हमले का कारण क्या बना? हुआ ये कि जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान से लौट रही थी, तो कुछ मंगोल सैनिक जो सेना में थे वो लूट के हिस्से को लेकर झगड़ पड़े और बागी हो गए। अच्छा। और उन्होंने भागकर हमीर देव के पास रणथंभौर में शरण ले ली। तो अलाउद्दीन ने उन्हें वापस मांगा होगा? हाँ, अलाउद्दीन ने हमीर देव को संदेश भेजा कि इन मंगोल बागियों को या तो मार दो या हमें सौंप दो। लेकिन हमीर देव ने मना कर दिया। क्यों? उसे अपने किले की मजबूती पर भरोसा था और दूसरा, शरणागत की रक्षा करना वो अपना धर्म और दायित्व समझता था। तो उसने बड़े गर्व से इनकार कर दिया। ये तो सीधी चुनौती थी अलाउद्दीन को। बिल्कुल, और याद रखिए, रणथंभौर पहले जलालुद्दीन खिलजी को भी हरा चुका था। हाँ। तो अलाउद्दीन ने पहले अपने एक सेनापति को भेजा, लेकिन हमीर देव ने उसे खदेड़ दिया। तब अलाउद्दीन खुद एक बड़ी सेना लेकर रणथंभौर पहुंचा। अच्छा, सुल्तान खुद गया? हाँ, और उसके साथ मशहूर कवि अमीर खुसरो भी थे। खुसरो ने उस घेराबंदी का बड़ा सजीव वर्णन किया है। कितने समय तक चली घेराबंदी? 3 महीने की कड़ी घेराबंदी चली और अंत में जब राजपूतों को लगा कि अब हार निश्चित है, तो वो भयानक जौहर रस्म हुई। जौहर? हाँ, महिलाओं ने जौहर किया और पुरुष योद्धा केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोलकर दुश्मन सेना पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते मारे गए। और वो मंगोल शरणार्थी? वो भी राजपूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और मारे गए। ये घटना हुई 1301 में। रणथंभौर विजय 1301। रणथंभौर के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का रुख किया। रणथंभौर के बाद वो राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। चित्तौड़ पर हमला क्यों? क्या गुजरात के रास्ते मालवा पर नियंत्रण के लिए जरूरी था? ये एक कारण हो सकता है। रणनीतिक रूप से चित्तौड़ महत्वपूर्ण था। लेकिन एक और कहानी है जो बहुत मशहूर है, रानी पद्मिनी की कहानी। हाँ, पद्मिनी। क्या ये सच है? देखिए, इस कहानी का स्रोत है मलिक मोहम्मद जायसी, जो इस घटना के लगभग 200 साल बाद के कवि हैं। उनकी रचना पद्मावत में ये कहानी है। क्या है कहानी संक्षिप्त में? कहानी ये है कि पद्मिनी सिंगल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी, बेहद खूबसूरत। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से उनका विवाह हुआ। अलाउद्दीन ने उनकी खूबसूरती के बारे में सुना और उन्हें देखने की जिद की। रतन सिंह ने मना किया, फिर कहा कि आईने में देख सकते हैं। अलाउद्दीन ने आईने में देखा और मोहित हो गया, और फिर उसने रतन सिंह को धोखा देकर पकड़ लिया और पद्मिनी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर हमला कर दिया। लेकिन इतिहासकार इसे कितना सही मानते हैं? आधुनिक इतिहासकार इस पर संदेह करते हैं, क्योंकि इसका जिक्र घटना के इतने सालों बाद पहली बार मिलता है। अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन के साथ था, उसने इसका कोई जिक्र नहीं किया। और किसी शासक की पत्नी को देखने की मांग करना राजपूत सम्मान का घोर अपमान माना जाता था। ऐसा करना अलाउद्दीन जैसे चालाक शासक के लिए शायद राजनीतिक रूप से भी ठीक नहीं होता। तो शायद सामरिक कारण ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा हो। संभव है। खैर, चित्तौड़ के भी कई महीनों तक घेराबंदी चली और आखिरकार 1303 में, ये साल भी जरूरी है, 1303, उस पर कब्जा हो गया। वहां भी जौहर हुआ? हाँ, वहां भी राजपूतों ने जौहर किया
और ज्यादातर योद्धा लड़ते हुए मारे गए। राजा रतन सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पकड़ लिया गया था और कुछ समय तक बंदी बनाकर रखा गया। चित्तौड़ का प्रशासन किसे सौंपा गया? पहले अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिज्र खां को सौंपा गया। फिर कुछ समय बाद रतन सिंह के ही एक चचेरे भाई को दे दिया गया। इसके अलावा और भी कोई विजय राजस्थान में? हाँ, अलाउद्दीन ने जालोर पर भी कब्जा कर लिया, जो गुजरात के रास्ते पर पड़ता था। इसके बाद लगभग सभी दूसरे बड़े राजपूत राज्यों को अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन क्या उसने इन राज्यों को सीधे अपने प्रशासन में लिया? नहीं, ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन ने राजपूत राज्यों में सीधे अपना प्रशासन स्थापित करने की कोशिश नहीं की। राजपूत शासकों को शासन करने दिया गया, लेकिन उन्हें नियमित रूप से खिराज ट्रिब्यूट देना पड़ता था और सुल्तान के आदेश मानने पड़ते थे। हाँ? अजमेर, नागौर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में मुस्लिम सैनिक चौकियां जरूर तैनात की गईं। तो इस तरह राजस्थान को पूरी तरह से अधीन कर लिया गया। हाँ, कम से कम नाम मात्र के लिए तो कर ही लिया गया। राजस्थान और मालवा जीतने के बाद अलाउद्दीन ने अपना ध्यान दक्कन और दक्षिण भारत की ओर लगाया। बिल्कुल। अब सल्तनत की नजरें दक्षिण पर थीं। यहाँ अभियान कब शुरू हुए? 1306-7 के आसपास 2 बड़े अभियान हुए। पहला तो गुजरात के पूर्व शासक राय करण के खिलाफ था। वो जो भाग गया था? हाँ, वो भागकर मालवा की सीमा पर बगलाना नाम की जगह पर शासन कर रहा था। उसे हराया गया। और दूसरा अभियान देवगिरी के शासक राय रामचंद्र के खिलाफ था। देवगिरी, जहां अलाउद्दीन ने पहले भी हमला किया था। हाँ, वही। इस बार हमला क्यों हुआ? एक तो राय रामचंद्र ने भागे हुए रायकरण से गठबंधन कर लिया था। अच्छा। और दूसरा, पहले जब अलाउद्दीन ने हमला किया था तब एक समझौता हुआ था कि राय रामचंद्र दिल्ली को सालाना खिराज देगा, लेकिन वो कई सालों से बकाया था। तो इस दूसरे देवगिरी अभियान का नेतृत्व किसने किया? इस बार कमान सौंपी गई मलिक काफूर को, अलाउद्दीन का वो भरोसेमंद गुलाम। और नतीजा? राय रामचंद्र ने ज्यादा विरोध नहीं किया, काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ कैसा बर्ताव हुआ? उसके साथ काफी सम्मानजनक व्यवहार किया गया। उसे दिल्ली ले जाया गया। कुछ समय बाद उसे राय रायन की उपाधि दी गई और उसका राज्य वापस लौटा दिया गया। अच्छा। हाँ, उसे 1 लाख टंके का उपहार भी लिया गया और एक सुनहरी छतरी भी, जो उस समय शासक होने का प्रतीक थी। और उसकी एक बेटी की शादी भी अलाउद्दीन से कर दी गई। तो ये तो एक तरह से उसे अपना सहयोगी बना लिया। बिल्कुल। और राय रामचंद्र के साथ ये गठबंधन अलाउद्दीन के लिए दक्कन में और आगे विस्तार करने के लिए बहुत कीमती साबित हुआ। इसके बाद काफूर ने और दक्षिण में अभियान किए। हाँ, 1309 और 1311 के बीच, ये दौर याद रखिए, 1309 से 1311, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 बड़े अभियान चलाए। कहाँ का? पहला वारंगल का किला, जो आज के तेलंगाना क्षेत्र में है, और दूसरा द्वार समुद्र, कर्नाटक और माबर, तमिलनाडु के खिलाफ। उस समय के लेखकों ने इनका वर्णन किया है। हाँ, खास तौर पे दरबारी कवि अमीर खुसरो ने इन अभियानों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। ये अभियान दिल्ली के शासकों के बढ़ते हुए साहस, आत्मविश्वास और एक तरह के रोमांच को दिखाते हैं। कहाँ तक पहुंची मुस्लिम सेनाएं? आप सोचिए, दक्षिण में मदुरई तक पहुंच गईं। मदुरई? हाँ, इन अभियानों से दिल्ली को दक्षिण भारत की स्थितियों के बारे में सीधी जानकारी मिली, नया भौगोलिक ज्ञान मिला। पता चला कि दक्षिण भारत के व्यापार मार्ग काफी विकसित थे। जब काफूर की सेना माबर में विराचल पहुंची तो वहां उन्हें मुस्लिम व्यापारियों की एक पूरी बस्ती मिली। अच्छा, मतलब मुस्लिम व्यापारी वहां पहले से थे? हाँ, और वहां के शासक ने अपनी सेना में मुस्लिम सैनिकों की एक टुकड़ी रखने की भी इजाजत दी हुई थी। इन अभियानों से मलिक काफूर का कद बहुत बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। अलाउद्दीन ने उसे पूरे साम्राज्य का मलिक नायब, यानी एक तरह से उपशासक, वाइस रीजेंट नियुक्त कर दिया। राजनीतिक रूप से इन दक्षिणी अभियानों का क्या नतीजा निकला? नतीजा ये हुआ कि काफूर ने वारंगल और द्वार समुद्र के शासकों को मजबूर कर दिया कि वो शांति की अपील करें, अपना सारा खजाना और हाथी सौंप दें और सालाना खिराज देने का वादा करें। और माबर, तमिलनाडु का क्या हुआ? माबर के मामले में ऐसा कोई औपचारिक समझौता नहीं हो पाया। वहां के शासकों ने सीधे बड़ी लड़ाई लड़ने से परहेज किया। काफूर ने जितना हो सका उतना लूटा, जिसमें चिदम्बरम जैसे कई अमीर मंदिर भी शामिल थे। लेकिन वो तमिल सेनाओं को निर्णायक रूप से हरा नहीं पाया और उसे दिल्ली लौटना पड़ा। तो क्या ये दक्षिणी राज्य स्वतंत्र रहे? शुरुआत में तो उन्हें खिराज देने की शर्त पर छोड़ दिया गया था, लेकिन अलाउद्दीन की मौत के सिर्फ 1.5 दशक के अंदर ही ये सभी दक्षिणी राज्य खत्म कर दिए गए और उनके इलाके सीधे दिल्ली के प्रशासन के तहत आ गए। ये बदलाव अलाउद्दीन के समय ही शुरू हो गया था? हाँ, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन के जीवन काल में ही हो गई थी।
1315 में देवगिरी का शासक राय रामचंद्र, जो दिल्ली का वफादार रहा था, उसकी मौत हो गई। उसके बेटों ने बगावत कर दी तो मलिक काफूर ने फौरन जाके विद्रोह कुचल दिया और देवगिरी का प्रशासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। हालांकि कुछ बाहरी इलाके फिर भी राय के वंशजों के नियंत्रण में रहे और उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अलाउद्दीन के बाद के सुल्तानों ने क्या किया? अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी था मुबारक शाह। उसने फिर से देवगिरी को जीता और वहां एक मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया। उसने वारंगल पर भी चढ़ाई की और वहां के शासक को सालाना 40 सोने की ईंटें खिराज देने और सुल्तान के जागीरदार के तौर पर राज करने पर मजबूर किया। और माबर? मुबारक शाह के गुलाम खुसरो खान ने माबर में लूटपाट का अभियान चलाया और मसूलीपट्टनम के अमीर शहर को लूटा, लेकिन इस इलाके में कोई स्थायी विजय हासिल नहीं की गई। फिर 1320 में तुगलक वंश आ गया। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक की गद्दी पर बैठने के बाद एक लगातार और जोरदार विस्तार की नीति अपनाई गई। किसने नेतृत्व किया इन अभियानों का? सुल्तान के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने। पहला अभियान देवगिरी के खिलाफ था। बहाना ये बनाया गया कि वारंगल के शासक ने तय खराज नहीं दिया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल को घेर लिया। हाँ, लेकिन शुरुआत में उसे मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली में अफवाह फैल गई कि सुल्तान गयासुद्दीन की मौत हो गई है। इससे सेना में भगदड़ मच गई और वारंगल के रक्षकों ने उन पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया। ओह, तो मोहम्मद बिन तुगलक को पीछे हटना पड़ा। हाँ, उसे देवगिरी लौटना पड़ा, लेकिन वहां उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और दोबारा वारंगल पर हमला किया। इस बार कोई रियायत नहीं दी गई और वारंगल को सल्तनत में मिला लिया गया। इसके बाद माबर पर भी विजय प्राप्त की गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने उड़ीसा पर भी चढ़ाई की और भारी लूट के साथ दिल्ली लौटा। अगले साल उसने बंगाल को भी अधीन कर लिया, जो बलबन की मौत के बाद से ही स्वतंत्र चल रहा था। तो तुगलक काल के शुरू में ही सल्तनत बहुत फैल गई। हाँ, 1324 तक, याद रखें 1324 तक दिल्ली सल्तनत की सीमाएं दक्षिण में मदुरै तक पहुंच चुकी थीं। कोई और इलाका बचा था दक्षिण में? दक्षिण कर्नाटक में कंपिली नाम की एक छोटी सी हिंदू रियासत थी। उसे भी 1328 में सल्तनत में मिला लिया गया। उसका क्या कारण बना? मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था जिसने विद्रोह कर दिया था। कंपिली के राय ने उसे शरण दे दी थी। बस हमला करने का बहाना मिल गया। इतने बड़े साम्राज्य को संभालना तो मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत का सुदूर दक्षिण और पूरब में ये जो अचानक विस्तार हुआ, इसने जबरदस्त प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं खड़ी कर दी। तो अब हम यही देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया। हाँ, अब हम उन तरीकों का अध्ययन करेंगे जिनसे मोहम्मद बिन तुगलक ने इन समस्याओं से निपटने की कोशिश की, उसके क्या प्रयोग थे और सल्तनत पर क्या दबाव पड़ रहे थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आंतरिक सुधारों और प्रयोगों की। देखिए, जब तक अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर आया, तब तक दिल्ली सल्तनत की स्थिति गंगा घाटी के ऊपरी हिस्से और पूर्वी राजस्थान समेत मध्य भारत में काफी हद तक मजबूत हो चुकी थी। ये हमने देखा। इसने सुल्तानों को ये मौका दिया कि वो अब आंतरिक सुधारों और प्रयोगों की एक श्रृंखला शुरू करें। किस तरह के सुधार? उद्देश्य थे प्रशासन में सुधार करना, सेना को मजबूत करना, भू राजस्व प्रशासन की जो मशीनरी थी उसे सुव्यवस्थित करना, खेती का विस्तार और सुधार करना, और जो शहर तेजी से बढ़ रहे थे उनके नागरिकों के कल्याण और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाना। क्या ये सारे प्रयोग सफल रहे? नहीं, सभी सफल नहीं हुए। कुछ अनुभव की कमी के कारण फेल हुए, कुछ इसलिए कि उनकी योजना ठीक से नहीं बनी थी, या फिर जो निहित स्वार्थ वाले लोग थे उन्होंने विरोध किया। लेकिन ये प्रयोग दिखाते क्या हैं? ये दिखाते हैं कि तुर्की राज्य ने अब स्थिरता और निरंतरता हासिल कर ली थी। अब वो सिर्फ युद्ध लड़ने और कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था में गहरे सुधार करने की सोच रहा था। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों की बात करते हैं, खासकर उसके बाजार नियंत्रण की। हाँ, अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण उस जमाने के लेखकों के लिए ये दुनिया के बड़े आश्चर्यों में से एक था। ऐसा क्या किया था उसने? सुल्तान ने लगभग हर चीज की कीमत तय करने की कोशिश की। अनाज, चीनी, खाना पकाने का तेल से लेकर सुई तक, और महंगे आयातित कपड़े, घोड़े, मवेशी और गुलाम लड़के लड़कियां सबकी कीमतें तय कर दी। हर चीज की? ये कैसे संभव हुआ? इसके लिए उसने दिल्ली में 3 बड़े बाजार स्थापित किए। एक अनाज के लिए, दूसरा महंगे कपड़ों के लिए
और तीसरा घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। और इन बाजारों को नियंत्रित कौन करता था? हर बाजार एक बड़े अधिकारी के नियंत्रण में था, जिसे शहना कहते थे। वो व्यापारियों का रजिस्टर रखता था, दुकानदारों और कीमतों पर सख्ती से नजर रखता था। अनाज की कीमतों को नियंत्रित करना तो समझ आता है, शहरों की आबादी और सेना के लिए जरूरी था। हाँ, ये मध्ययुगीन शासकों के लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। सस्ते अनाज के बिना वो शहरों के नागरिकों और वहां तैनात सेना का समर्थन हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन अलाउद्दीन के पास कोई और खास वजह भी थी? हाँ, थी। मंगोल आक्रमणों का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा था। सुल्तान को उन्हें रोकने के लिए एक बहुत बड़ी सेना खड़ी करनी थी। लेकिन इतनी बड़ी सेना का खर्च खजाने को खाली कर देता, तो जरूरत थी कि चीजों की कीमतें कम की जाएं ताकि सैनिकों का वेतन कम रखा जा सके। अच्छा, तो ये सेना के खर्च को कम करने का तरीका था? हाँ, मुख्य रूप से यही था। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन ने कई सख्त कदम उठाए। जैसे? उसने दोआब क्षेत्र में, यानी मेरठ के पास यमुना से लेकर इलाहाबाद के पास कड़ा तक का इलाका, वहां भू राजस्व सीधा राज्य द्वारा वसूले जाने का फैसला किया। मतलब इन इलाकों को किसी को इक्ता के रूप में नहीं दिया जाएगा। इक्ता मतलब राजस्व अधिकार? हाँ, और भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का आधा यानी 50% कर दिया गया। ये बहुत भारी दर की। 50%? जी। और उसने ये भी सुनिश्चित किया कि राज्य की ये मांग पूरी हो। किसानों को आमतौर पर लगान नकद में देने के लिए मजबूर किया गया। नकद में, अनाज की बजाय? हाँ, इससे किसानों को अपना अनाज कम कीमत पर बंजारों को बेचना पड़ता था। ये बंजारे अनाज को शहरों में ले जाते थे और वहाँ तयशुदा कीमतों पर बेचते थे। जमाखोरी रोकने के लिए क्या किया? सभी बंजारों का रजिस्ट्रेशन किया गया। उनके एजेंट और उनके परिवार किसी भी गड़बड़ी के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराए जाते थे। और सरकार ने भी कुछ किया? हाँ, राज्य ने खुद बड़े बड़े गोदाम बनवाए और उनमें अनाज जमा किया। अगर कभी अकाल पड़ता या बाजार में अनाज की कमी होती तो इन गोदामों से अनाज जारी किया जाता था। और सुल्तान खुद निगरानी रखता था? पूरी निगरानी। अलाउद्दीन को हर चीज की खबर रहती थी। अगर कोई दुकानदार ज्यादा कीमत लेता या कम तौलता तो उसे बहुत सख्त सजा दी जाती थी। बर्नी तो लिखते हैं कि कीमतें एक दाम या पैसा भी नहीं बढ़ने दी जाती थी। कुछ उदाहरण है कीमतों के? हाँ, बर्नी ने दिए हैं। गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन बिकता था, जौ 4 जीतल और अच्छी क्वालिटी का चावल 5.5 जीतल प्रति मन। ये जीतल और मन क्या है? मन उस समय लगभग 15 किलो का होता था और जीतल एक छोटा सिक्का था। लगभग 48 जीतल का एक चांदी का टंका होता था जो रुपए जैसा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कीमतें कितनी कम रखी गई थीं। घोड़ों की कीमतों का नियंत्रण भी किया गया था? हाँ, वो भी सुल्तान के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के घोड़ों के बिना सेना की ताकत बनी नहीं रह सकती थी। गुजरात विजय से घोड़ों की आपूर्ति बढ़ी थी, है ना? हाँ, गुजरात जीतने से दिल्ली में अच्छे घोड़ों की आपूर्ति सुधरी थी। नियम ये था कि अच्छी क्वालिटी के घोड़े सिर्फ राज्य को ही बेचे जा सकते थे। क्या कीमतें थीं? अलाउद्दीन ने जो तय की थी उसके हिसाब से सबसे अच्छी श्रेणी के घोड़े की कीमत 100 से 120 टंके थी, जबकि जो घटिया टट्टू होते थे, सेना के काम के नहीं, वो 10 से 25 टंके में मिल जाते थे। मवेशियों और गुलामों की कीमतें भी तय थी? हाँ, उनकी भी कीमतें तय थी। बर्नी ने उनकी कीमतें भी बताई हैं। मध्ययुगीन भारत में दास प्रथा एक सामान्य बात थी, जैसे एशिया और यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में थी। बाकी चीजों की कीमतें भी नियंत्रित की गई, जैसे महंगे कपड़े, इत्र वगैरह? हाँ, उनकी भी कीमतें तय की गई, शायद इसलिए कि सुल्तान को लगता था कि अगर ये चीजें महंगी होंगी तो अमीर लोग नाराज होंगे। या शायद कोई और वजह हो? एक संभावना ये भी है कि सुल्तान खुद मुल्तानी व्यापारियों को बड़ी रकम एडवांस में देता था ताकि वो दूर दूर से अच्छी क्वालिटी के कपड़े दिल्ली लाएं। अच्छा। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली बेहतरीन कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार बन गया। देश के दूसरे हिस्सों से व्यापारी और खरीदार यहाँ आते थे। भू राजस्व नकद में लेने का एक और फायदा हुआ होगा? हाँ, इससे अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नकद में वेतन दे पाया। वो ऐसा करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। कितना वेतन मिलता था एक सैनिक को? एक सवार यानी घुड़सवार को उसके समय में 238 टंके सालाना मिलते थे, यानी करीब 20 टंके प्रति माह। क्या ये काफी था? इसी में उसे अपने घोड़े का और साजो सामान का खर्च चलाना होता था। अगर हम बाद में अकबर के समय से तुलना करें तो मुगल घुड़सवार को भी लगभग 20 रुपए महीना मिलता था, लेकिन उस समय यानी 13वीं 14वीं सदी में
एक तुर्की घुड़सवार एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता था और उससे एक खास जीवन स्तर बनाए रखने की उम्मीद की जाती थी। तो उस हिसाब से तो ये वेतन कम था। हाँ, कम था और इसीलिए बाजार पर नियंत्रण रखना, कीमतें कम रखना जरूरी था। इतिहासकार बर्नी का मानना था कि अलाउद्दीन ने ये सब हिंदुओं को सजा देने के लिए किया था, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी हिंदू थे। हाँ, बर्नी ऐसा कहते हैं। उनका मानना था कि हिंदू व्यापारी जमाखोरी और मुनाफाखोरी करते थे, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि पश्चिम और मध्य एशिया के साथ जो विदेशी व्यापार होता था वो ज्यादातर खुरासानियों के हाथ में था, जो मुसलमान थे। मुल्तानी भी मुसलमान थे। तो अलाउद्दीन के इन कदमों से इन वर्गों को भी नुकसान हुआ, जिसका जिक्र बर्नी नहीं करते। और क्या ये नियम सिर्फ दिल्ली में लागू थे? ये पूरी तरह साफ नहीं है। बर्नी कहते हैं कि दिल्ली के नियमों का पालन दूसरे शहरों में भी होता था, लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि व्यापारियों को नुकसान हुआ होगा। हाँ, व्यापारी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने जरूर मूल्य नियंत्रण का विरोध किया होगा। लेकिन सेना और आम नागरिकों को, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, अनाज और दूसरी चीजों के सस्ता होने से फायदा जरूर हुआ। बाजार नियंत्रण के अलावा अलाउद्दीन ने भू राजस्व प्रशासन में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। जी हाँ, वो सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दोआब क्षेत्र में इस बात पर जोर दिया कि भू राजस्व का आकलन जमीन की नाप के आधार पर किया जाएगा, जितनी जमीन पर खेती हो रही है उसके हिसाब से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गांव में जो अमीर और शक्तिशाली लोग थे, जिनके पास ज्यादा जमीन थी, वो अपना बोझ गरीब किसानों पर नहीं डाल सकते थे। अच्छा, मतलब सबको अपनी जमीन के हिसाब से लगान देना था। बिल्कुल। और अलाउद्दीन ये भी चाहता था कि जो जमींदार थे, जिन्हें खुद और मुकद्दम कहा जाता था, वो भी बाकी लोगों की तरह ही कर चुकाएं। उनके कुछ विशेषाधिकार थे पहले? हाँ, वो लगान वसूली में हिस्सा लेते थे और शायद कुछ करों से मुक्त भी थे। अलाउद्दीन ने उनसे कहा कि वो भी दुधारू पशुओं पर और घरों पर कर दें, और जो वो अपनी मर्जी से अवैध लगान वसूलते थे वो बंद करें। इसका क्या असर हुआ इन खुद और मुकद्दमों पर? बर्नी ने बड़े नाटकीय ढंग से लिखा है कि ये खुद और मुकद्दम इतने गरीब हो गए कि वो अच्छे कपड़े और घोड़े नहीं खरीद सकते थे, पान तक नहीं चबा सकते थे, और उनकी पत्नियों को गुजारे के लिए मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ता था। ये तो शायद अतिशोक्ति है। हाँ, बर्नी अक्सर अतिशोक्ति करते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि उनकी शक्ति और आमदनी पर काफी चोट पड़ी थी। राज्य द्वारा सीधे लगान वसूलने की नीति सफल कैसे हुई? ये तभी सफल हो सकती थी जब लगान वसूलने वाले स्थानीय अधिकारी जैसे आमिल ईमानदार हों। अलाउद्दीन ने इसके लिए क्या किया? उसने इन अधिकारियों को अच्छा वेतन तो दिया ताकि वो आराम से रह सके, लेकिन साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि उनके खातों की सख्ती से जांच हो। और अगर गड़बड़ी मिलती? जरा सी भी चूक या हिसाब में गड़बड़ी मिलने पर उन्हें पीटा जाता था और जेल भेज दिया जाता था। बाप रे। बर्नी तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका जीवन इतना असुरक्षित हो गया था कि कोई भी अपनी बेटी की शादी सरकारी अधिकारियों से करने को तैयार नहीं था। अतिशयोक्ति लगती है, क्योंकि सरकारी नौकरी तब भी प्रतिष्ठित थी और लोग सरकारी अधिकारियों से रिश्तेदारी करना चाहते थे। बर्नी लिखते हैं जैसे ये सारे कदम सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ थे। हाँ, वो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन ये साफ है कि ये उपाय मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों के जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे उनके खिलाफ थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। क्या इन्हें समाजवादी उपाय कह सकते हैं? नहीं, इन्हें समाजवादी नहीं कहा जा सकता। ये मूल रूप से एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थे, यानी मंगोलों का खतरा। शायद बेहतर होता अगर अलाउद्दीन सिर्फ जरूरी चीजों की कीमतें नियंत्रित करता। शायद, लेकिन बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन ने हर चीज की कीमत नियंत्रित करने की कोशिश की। टोपी से लेकर जुराब तक, कंघी से लेकर सुई तक, सब्जी, सूप, मिठाई से लेकर चपाती तक। इससे तो बहुत नाराजगी हुई होगी। हाँ, इन कानूनों को लागू करने में सख्ती बरती गई और इससे नाराजगी फैली। अलाउद्दीन की कृषि नीति किसानों पर कैसी थी? साधारण काश्तकारों पर यह नीति निश्चित रूप से कठोर थी। 50% लगान बहुत ज्यादा था। इसने शायद कुछ किसानों को विद्रोह करने या गांव छोड़कर भागने पर मजबूर किया हो, लेकिन ये इतनी भी असहनीय नहीं थी कि बड़े पैमाने पर विद्रोह या पलायन हो जाए। और अलाउद्दीन के बाजार नियम कब तक चले? उसके मौत के साथ ही खत्म हो गए। लेकिन इन नियमों का फायदा क्या हुआ? बर्नी बताते हैं कि इन नियमों की वजह से अलाउद्दीन एक बड़ी और कुशल घुड़सवार सेना खड़ी कर पाया, और इसी सेना के दम पर उसने बाद के मंगोल आक्रमणों को हराया और उन्हें सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया। और उसके भू राजस्व सुधारों का क्या महत्व है?
अलाउद्दीन के भू राजस्व सुधारों ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ राज्य का संबंध मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसके कुछ उपाय उसके उत्तराधिकारियों ने भी जारी रखे और बाद में शेर शाह सूरी और अकबर के कृषि सुधारों के लिए एक आधार प्रदान किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पर। हाँ, अलाउद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल 1324-51 को एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने कई साहसिक प्रयोग किए और कृषि में गहरी दिलचस्पी दिखाई। कहते हैं वो अपने जमाने के सबसे विलक्षण शासकों में से एक था। कई मायनों में थे। वो धर्म और दर्शन के गहरे जानकार थे। उनका दिमाग काफी खुला और आलोचनात्मक था। वो सिर्फ मुस्लिम विद्वानों से ही मिलते थे? नहीं, वो न सिर्फ मुस्लिम रहस्यवादियों से बल्कि हिंदू योगियों और जैन संतों जैसे जिन प्रभा सूर्य के साथ भी बातचीत करते थे। ये तो बड़ी बात है। हाँ, लेकिन जो रूढ़िवादी उलेमा थे वो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वो उन पर तर्कवादी होने का आरोप लगाते थे, यानी जो आस्था के मामलों में भी तर्क रीजन का इस्तेमाल करने को तैयार और रहा। प्रशासन में वो योग्यता के आधार पर लोगों को ऊंचे पद देने को तैयार थे, चाहे वो कुलीन परिवारों से हो या ना हो। फिर गड़बड़ कहाँ हुई? उनके प्रयोग असफल क्यों रहे? गुजार नहीं कर पाते थे, इसीलिए उनके कई प्रयोग नाकाम रहे और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को दुर्भाग्यपूर्ण आदर्शवादी कहा गया है। उनके शासन की शुरुआत भी कुछ अजीब परिस्थितियों में हुई थी। हाँ, शुरुआत ही अशुभ मानी जाती है। उनके पिता सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में एक सफल अभियान करके लौट रहे थे। उनके स्वागत के लिए मोहम्मद तुगलक के आदेश पर दिल्ली के पास अफगानापुर में जल्दबाजी में एक लकड़ी का मंडप बनाया गया। अच्छा। जब बंगाल से लाए गए हाथियों को परेड करवाया जा रहा था तो वो मंडप गिर गया और सुल्तान गयासुद्दीन की दबकर मौत हो गई। ओह, तो इसे हत्या माना गया? कई तरह की अफवाहें उड़ी कि मोहम्मद तुगलक ने ही अपने पिता को मारने की साजिश रची थी। कुछ ने कहा कि ये ऊपर वाले का शाप है, कुछ ने दिल्ली के मशहूर सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का श्राप बताया, जिन्हें गयासुद्दीन ने दंडित करने की धमकी दी थी। तो शुरुआत ही शक और अफवाहों से हुई। जी अब आते हैं उनके सबसे विवादास्पद कदम पर, राजधानी का स्थानांतरण। हाँ, दिल्ली से देवगिरी राजधानी ले जाना, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया था। देवगिरी तो दक्षिण में था। हाँ, जैसा हमने देखा, देवगिरी दक्षिण भारत में तुर्की शासन के विस्तार के लिए एक बेस का काम कर रहा था। मोहम्मद तुगलक खुद भी राजकुमार के तौर पर वहाँ कई साल बिता चुका था। लेकिन पूरे दक्षिण भारत को सीधे दिल्ली के नियंत्रण में लाने से मुश्किलें तो आई होंगी। हाँ, गंभीर राजनीतिक कठिनाइयां पैदा हुई थी। दिल्ली शासन के तहत जो इलाके थे उनमें बेचैनी थी। कई मुस्लिम अमीरों ने आज़ादी घोषित करने की कोशिश की थी। कोई बड़ा विद्रोह हुआ था? सबसे गंभीर विद्रोह मोहम्मद तुगलक के अपने चचेरे भाई गुरशास्प का था। सुल्तान को खुद उसके खिलाफ जाना पड़ा था। तो क्या इसी वजह से राजधानी बदली गई, दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण के लिए? ऐसा लगता है कि सुल्तान देवगिरी को दूसरी राजधानी, सेकंड कैपिटल बनाना चाहता था, ताकि वो दक्षिण भारत को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सके। तो क्या पूरी दिल्ली को वहां ले जाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने बड़ी संख्या में अधिकारियों, प्रमुख लोगों, जिनमें कई सूफी संत भी शामिल थे, उन्हें देवगिरी जाने का आदेश दिया। क्या ये लोग खुशी खुशी गए? उन पर काफी सरकारी दबाव डाला गया। हाँ, उन्हें वहाँ रहने के लिए उदार अनुदान दिए गए, उनके रहने की व्यवस्था की गई, लेकिन जाहिर है जबरदस्ती थी। बाकी आम आबादी को ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके क्या प्रमाण हैं? दिल्ली में ढाले गए सिक्के बाद में भी मिलते हैं, जो देवगिरी में ढाले गए सिक्कों के साथ साथ चलते रहे। दिल्ली से दौलताबाद का सफर तो बहुत लंबा था। हाँ, लगभग 1500 किलोमीटर। हालांकि मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक एक अच्छी सड़क बनवाई थी और रास्ते में यात्रियों के लिए सराय, रेस्ट हाउसें भी बनवाई थी। फिर भी मुश्किल तो हुई होगी। बहुत, खासकर गर्मी के मौसम में। कई लोग रास्ते की कठिनाइयों से मर गए और जो लोग दौलताबाद पहुंच भी गए, उन्हें घर की याद सताती थी। कई पीढ़ियों से वो दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली ही उनका घर था, तो लोगों में काफी असंतोष था। तो ये योजना सफल रही? हाँ, कुछ सालों बाद मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद को छोड़ने का फैसला कर लिया। मुख्य कारण ये था कि उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वो दौलताबाद से उत्तर भारत को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन क्या इस असफल प्रयोग का कोई फायदा भी हुआ? हाँ, इसके कुछ दूरगामी लाभ हुए। इसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संचार, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया, उन्हें करीब लाने में मदद की। कैसे? कई लोग, जिनमें धार्मिक विद्वान और संत भी थे,
जो दौलताबाद गए थे वो वहीं दक्कन में बस गए। वो दक्कन में उत्तर भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विचारों को फैलाने का जरिया बने। इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच और खुद दक्षिण भारत के भीतर भी सांस्कृतिक संपर्क की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, अब आते हैं उनके दूसरे मशहूर प्रयोग पर, सांकेतिक मुद्रा। हाँ, टोकन करेंसी, ये भी एक बड़ा कदम था। इसका मतलब क्या है? देखिए, पैसा सिर्फ विनिमय का माध्यम है। आज दुनिया के सभी देशों में सांकेतिक मुद्रा चलती है, ज्यादातर कागज की मुद्रा, ताकि सोने या चांदी पर निर्भर ना रहना पड़े। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? उस समय 14वीं शताब्दी में दुनिया भर में चांदी की कमी महसूस की जा रही थी। अच्छा, चीन का शासक कुबलाई खान पहले ही सांकेतिक मुद्रा का सफल प्रयोग कर चुका था। ईरान के एक मंगोल शासक गाजान खान ने भी कोशिश की थी, हालांकि वो असफल रहा था। तो मोहम्मद तुगलक ने कौन सी धातु चुनी? उसने कांसे का सिक्का चलाने का फैसला किया, जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा गया। कांसे का सिक्का चांदी के बराबर? हाँ, इस सिक्के के नमूने भारत के अलग अलग हिस्सों से मिले हैं और उन्हें संग्रहालयों में देखा जा सकता है। क्या लोगों ने इसे स्वीकार किया? ये विचार भारत में नया था। आम आदमी के लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल था। फिर भी मोहम्मद तुगलक शायद सफल हो जाता अगर सरकार लोगों को जाली सिक्के बनाने से रोक पाती। अच्छा, जाली सिक्के बनने लगे? हाँ, सरकार ये नहीं कर पाई और बहुत जल्दी बाजारों में इन नए कांसे के सिक्कों की कीमत गिरने लगी। डिवैल्यूएशन। लोग जाली सिक्के बनाने लगे अपने घरों में। तो सुल्तान को क्या करना पड़ा? आखिरकार मोहम्मद तुगलक को सांकेतिक मुद्रा वापस लेने का फैसला करना पड़ा। उसने वादा किया कि वो लोगों से कांसे के सिक्के लेकर बदले में चांदी के सिक्के देगा। क्या ऐसा हुआ? हाँ, कई लोगों ने अपने सिक्के बदले, लेकिन जो जाली सिक्के थे जिन्हें जांच में पकड़ लिया जाता था, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। बर्नी लिखते हैं कि ये बेकार सिक्के किले के बाहर ढेर कर दिए गए और कई सालों तक वहीं पड़े रहे। तो ये दोनों प्रयोग, राजधानी बदलना और सांकेतिक मुद्रा, असफल रहे। हाँ, और इन दोनों के विफलता ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचाया और सरकारी खजाने का भी बहुत नुकसान हुआ। क्या सल्तनत इससे उभर पाई? सरकार जल्दी ही संभल गई। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, जो 1333 में दिल्ली आया था, उसने इन प्रयोगों का कोई खास बुरा असर नहीं देखा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के सामने और भी बड़ी समस्याएं थी। हाँ, सीमाओं की सुरक्षा की समस्या थी, प्रशासन का खर्च बढ़ रहा था और अमीरों, नोबिलिटी के साथ उसके रिश्ते भी तनावपूर्ण थे। सीमाओं की सुरक्षा मतलब मंगोलों का खतरा। हाँ, हमने पहले देखा है कि मंगोल शक्ति के विस्तार ने दिल्ली सल्तनत के लिए कितनी गंभीर समस्याएं खड़ी की थीं। हालांकि अब मंगोल थोड़े कमजोर हो गए थे आपसी झगड़ों के कारण, लेकिन वो अभी भी पंजाब और दिल्ली के आसपास के इलाकों के लिए खतरा बने हुए थे। मोहम्मद तुगलक के समय भी हमले हुए। हाँ, उसके शासनकाल के शुरुआती सालों में मंगोल अपने नेता तरमा शरीन के नेतृत्व में सिंध में घुस आए और एक सेना तो दिल्ली से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर मेरठ तक पहुंच गई थी। फिर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? उसने न सिर्फ झेलम के पास मंगोलों को हराया, बल्कि कलानौर पर कब्जा भी कर लिया। कुछ समय के लिए तो उसकी शक्ति सिंधु नदी के पार पेशावर तक फैल गई। ये तो बड़ी कामयाबी थी। हाँ, इसके बाद सुल्तान ने मंगोलों के खिलाफ आक्रामक होने का फैसला किया। उसने एक बहुत बड़ी सेना भर्ती की। मकसद था खुरासान और इराक पर कब्जा करना। खुरासान और इराक, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। हाँ, बर्नी हमें यही बताते हैं कि उसका मकसद खुरासान और इराक जीतना था। इसका असली उद्देश्य क्या रहा होगा? हम ठीक तो नहीं कह सकते। शायद वो उस वैज्ञानिक सीमा, साइंटिफिक फ्रंटियर को फिर से स्थापित करना चाहता था, यानी हिंदुकुश पहाड़ और कंधार तक का इलाका। और कोई कारण? मध्य एशिया से कई राजकुमार और दूसरे लोग भागकर मोहम्मद तुगलक के दरबार में शरण लिए हुए थे। शायद उन्हें लगा होगा कि ये मंगोलों को उस क्षेत्र से बाहर निकालने का अच्छा मौका है। लेकिन क्या ये योजना सफल हुई? नहीं, 1 साल बाद सांकेतिक मुद्रा के प्रयोग की विफलता और मंगोलों के साथ रिश्तों में कुछ सुधार के बाद इस सेना को भंग कर दिया गया। और मदेशिया में क्या हुआ? वहां स्थिति तेजी से बदल गई और आगे चलकर तैमूर ने पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लिया, जिससे भारत के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया। इस खुरासान परियोजना का असर क्या हुआ? इसके प्रभावों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए और इसे कराचिल अभियान के साथ मिलाना नहीं चाहिए। कराचिल अभियान क्या था? ये अभियान कुमाऊं की पहाड़ियों में शुरू किया गया था।
हालांकि एक आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ये कश्मीर में था। इसका मकसद क्या था? मकसद शायद चीन की तरफ से यानी सिंकियांग से जो घोड़े आते थे उनके प्रवेश को नियंत्रित करना था। ये सफल रहा? शुरुआत में कुछ सफलता मिली, लेकिन फिर सेना हिमालय के दुर्गम इलाकों में बहुत अंदर चली गई और एक भयानक आपदा का शिकार हुई। क्या हुआ? कहा जाता है कि 10,000 की सेना में से सिर्फ 10 लोग वापस लौट पाए। बाप रे, इतना नुकसान। न कि पहाड़ियों में भी एक अभियान चलाया था, तो कुल मिलाकर पहाड़ी क्षेत्रों को सुरक्षित कर लिया गया था। अब बात करते हैं कृषि सुधारों की। मोहम्मद तुगलक ने इस क्षेत्र में क्या किया? उसने कृषि में सुधार के लिए कई उपाय किए, ज्यादातर दोआब क्षेत्र में आजमाए गए। क्या वो अलाउद्दीन की तरह गांव के मुखियाओं खुद और मुकद्दम की शक्ति कम करना चाहता था? नहीं, वो इस नीति में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन वो ये जरूर चाहता था कि जो साधारण किसान हैं उनके लिए उपज का एक ठीक-ठाक हिस्सा बचना चाहिए। तो उसके उपाय क्या थे और वो असफल क्यों हुए? उसके उपाय सैद्धांतिक रूप से तो ठीक थे, लेकिन उसके शासनकाल में बुरी तरह असफल रहे। ये कहना मुश्किल है कि ये खराब योजना के कारण हुआ या अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से लागू करने के कारण, जिनके पास अनुभव की कमी थी। कोई खास घटना हुई थी? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की शुरुआत में ही गंगा के दोआब में एक गंभीर किसान विद्रोह हुआ। किसान गांव छोड़कर भाग गए। मोहम्मद तुगलक ने उन्हें पकड़ने और सजा देने के लिए बड़े सख्त तरीके अपनाए। विद्रोह का कारण क्या था? इतिहासकार मानते हैं कि लगान का मूल्यांकन बहुत ज्यादा था, एक्सेसिव असेसमेंट। हालांकि राज्य का हिस्सा अलाउद्दीन के समय की तरह आधा ही रहा, लेकिन लगता है कि उपज को पैसे में बदलने के लिए जो कीमतें तय की गईं, वो असल उपज के आधार पर नहीं बल्कि मनमाने ढंग से की गईं। और कोई कारण? उसी समय एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसने उस क्षेत्र को करीब 6 साल तक तबाह रखा। इसने स्थिति को और बिगाड़ दिया। क्या सरकार ने मदद करने की कोशिश की? कोशिशें हुई, मवेशियों और बीजों के लिए कर्ज दिए गए, कुएं खोदे गए, लेकिन ये सब बहुत देर से किया गया। दिल्ली पर क्या असर पड़ा? दिल्ली में अकाल और शायद किसी महामारी से इतने लोग मरे कि हवा जहरीली हो गई। सुल्तान को खुद दिल्ली छोड़कर 2.5 साल तक कन्नौज के पास गंगा किनारे स्वर्ग द्वारी नाम की जगह पर एक शिविर में रहना पड़ा। दिल्ली लौटने के बाद उसने क्या किया? दिल्ली लौटने के बाद मोहम्मद तुगलक ने दोआब में खेती का विस्तार और सुधार करने के लिए एक नई योजना शुरू की। उसने दीवाने अमीर कोही नाम का एक अलग कृषि विभाग बनाया। इस विभाग का काम क्या था? क्षेत्र को विकास खंडों, डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बांटा गया। हर ब्लॉक का एक अधिकारी होता था। उसका काम था किसानों को कर्ज देकर खेती का विस्तार करवाना और उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना। बेहतर फसलें मतलब? जैसे जौ की जगह गेहूं उगाना, गेहूं की जगह गन्ना और गन्ने की जगह अंगूर और खजूर उगाना। क्या ये योजना सफल हुई? नहीं, ये योजना भी काफी हद तक असफल रही। क्यों? इस काम के लिए जो लोग चुने गए वो अनुभवहीन और बेईमान थे। उन्होंने अपने फायदे के लिए पैसे का दुरुपयोग किया। इस परियोजना के लिए जो बड़ी रकम कर्ज के रूप में दी गई थी वो वसूल नहीं हो पाई। तो ये पैसा डूब गया? हाँ, लेकिन सौभाग्य से इसी बीच मोहम्मद तुगलक की मौत हो गई 1351 में, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ये सारे कर्ज माफ कर दिए। लेकिन क्या इस योजना का कोई सकारात्मक पहलू था? हाँ, खेती के विस्तार और सुधार की ये जो नीति थी, इसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने और फिर अकबर ने और भी ज्यादा सख्ती से आगे बढ़ाया। विचार बुरा नहीं था, पर कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ। मोहम्मद तुगलक के सामने एक और समस्या थी, अमीरों की। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती थी। देखिए, जब चाहलगानी तुर्क खत्म हुए और खिलजी सत्ता में आए, तो अमीरों में अलग अलग जातियों के लोग शामिल होने लगे थे, जिनमें भारतीय धर्मांतरित भी थे। मोहम्मद तुगलक ने इसे और आगे बढ़ाया। हाँ, उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने ऐसे लोगों को भी शामिल किया जो कुलीन परिवारों से नहीं थे, बल्कि जिन्हें नीची मानी जाने वाली जातियों से माना जाता था, जैसे नाई, रसोइया, बुनकर, शराब बनाने वाले। अच्छा, उन्हें महत्वपूर्ण पद भी दिए? हाँ, उन्हें महत्वपूर्ण पद भी दिए। जाहिर है, मोहम्मद तुगलक का मानना था कि ऐसे लोग भले ही अशिक्षित हों, कुशल हो सकते हैं, और उसने ये भी माना कि इनमें से कई हिंदू भी शामिल हो सकते हैं। पुराने अमीरों को ये पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। जो पुराने कुलीन परिवारों के वंशज थे, वो मानते थे कि ये नए लोग अक्षम हैं। इतिहासकार बर्नी, जो खुद पुराने अमीरों के समर्थक थे, मोहम्मद तुगलक की आलोचना का ये मुख्य बिंदु बनाते हैं। क्या उसने विदेशियों को भी अमीरों में शामिल किया?
हाँ, उसने विदेशियों का भी स्वागत किया। बड़ी संख्या में विदेशी उसके दरबार में आए और अमीर बने। तो उसकी कुलीनता में बहुत विविधता थी। बहुत ज्यादा। कई अलग अलग वर्ग थे, उनमें आपस में एकता या सामंजस्य की कोई भावना विकसित नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ साम्राज्य बहुत बड़ा था। हाँ, साम्राज्य की विशाल सीमा ने विद्रोह के लिए अच्छे अवसर प्रदान किए, और सुल्तान का जो गरम और जल्दबाज स्वभाव था और जिन लोगों पर उससे विरोध या विश्वासघात का शक होता था, उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सख्त सज़ा देने की उसकी प्रवृत्ति ने विद्रोहों को और बढ़ाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल एक विरोधाभास था। हाँ बिल्कुल। एक तरफ दिल्ली सल्तनत उसके समय में अपने चरम पर पहुंची, वहीं दूसरी तरफ उसके विघटन की प्रक्रिया की शुरुआत भी उसी के शासनकाल में हुई। अब बात करते हैं सल्तनत के पतन और विघटन की। शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही हो गई थी। हाँ, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आखिरी दौर में साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में बार बार विद्रोह होने लगे थे। क्या ये कोई नई बात थी? बाहरी इलाकों में महत्वाकांक्षी अमीरों का विद्रोह करना कोई नई बात नहीं थी, पहले भी होता था। ज्यादातर मामलों में सुल्तान केंद्रीय सेना और वफादार अमीरों की मदद से उन्हें दबा देते थे। तो मोहम्मद तुगलक के लिए क्या मुश्किल थी? उसकी मुश्किलें कई थी। एक तो विद्रोह एक के बाद एक हुए साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में, बंगाल में, माबर तमिलनाडु में, वारंगल में, कंपिली कर्नाटक में, अवध में, गुजरात और सिंध में। और दूसरी मुश्किल, वो किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो खुद ही साम्राज्य के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में विद्रोहों को दबाने के लिए भागता रहा। इस प्रक्रिया में उसकी सेना बहुत थक गई। सबसे गंभीर विद्रोह कहाँ हुए? दक्षिण भारत में। वहां स्थानीय गवर्नरों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। सुल्तान को खुद दक्षिण भारत भागना पड़ा। लेकिन वहाँ क्या हुआ? कुछ समय बाद उसकी सेना में प्लेग फैल गया। कहा जाता है कि सेना के 2/3 सैनिक मारे गए। 2/3? हाँ, ये एक ऐसा झटका था जिससे मोहम्मद तुगलक कभी पूरी तरह उभर नहीं पाया। और उसके दक्षिण से लौटते ही दक्षिण में एक और विद्रोह हुआ, 2 भाइयों हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में। उन्होंने एक छोटी सी रियासत स्थापित की जो जल्द ही एक शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य में बदल गई, और उसने लगभग पूरे दक्षिण को अपने कब्जे में ले लिया। विजयनगर साम्राज्य? हाँ, और थोड़ा उत्तर में दक्कन में कुछ विदेशी अमीरों ने दौलताबाद के पास एक रियासत स्थापित की जो आगे चलकर बहमनी सल्तनत बन गई। तो दक्षिण हाथ से निकल गया लगभग पूरी तरह से। मोहम्मद तुगलक की मौत हुई 1351 में। उसके बाद कौन गद्दी पर बैठा? उसकी मौत सिंध में हुई थी, एक विद्रोह को दबाते हुए। उसके बाद अमीरों ने उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बिठाया। तो फिरोज तुगलक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दिल्ली सल्तनत का जो विघटन शुरू हो गया था उसे रोकना। उसने इसके लिए क्या नीति अपनाई? उसने मुख्य रूप से तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उसने अमीरों, सेना और उलेमा धर्मशास्त्रियों को खुश करने की कोशिश की और उन इलाकों पर अपना अधिकार मजबूत करने पर ध्यान दिया जिन्हें केंद्र से आसानी से प्रशासित किया जा सकता था। मतलब दक्षिण को वापस जीतने की कोशिश नहीं की? नहीं, उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर दोबारा अधिकार जमाने का कोई प्रयास नहीं किया। बंगाल का क्या हुआ? वो तो मोहम्मद तुगलक ने जीता था। उसने बंगाल के खिलाफ 2 बार अभियान किए, लेकिन दोनों बार असफल रहा, तो बंगाल भी सल्तनत के हाथ से निकल गया। फिर भी सल्तनत काफी बड़ी रही होगी। हाँ, फिर भी सल्तनत बहुत बड़ी थी, लगभग उतनी ही बड़ी जितनी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के शुरुआती सालों में थी। उसने और कहाँ अभियान किए? फिरोज ने जाजनगर, उड़ीसा के शासक के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया। वहां के मंदिरों को अपवित्र किया, खूब लूटपाट की, लेकिन उड़ीसा पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। उसने कांगड़ा के खिलाफ भी अभियान किया। उसके सबसे लंबे अभियान कौन से थे? उसके सबसे लंबे अभियान गुजरात और थट्टा, सिंध में विद्रोहियों से निपटने के लिए थे। विद्रोहियों को कुचल तो दिया गया, लेकिन इस दौरान सेना को कच्छ के रण में रास्ता भटक जाने पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो वो कोई महान सेनापति नहीं था? नहीं, फिरोज किसी भी तरह से एक प्रतिष्ठित सैन्य नेता नहीं था, लेकिन उसका शासनकाल ज्यादातर शांति और शांत विकास का काल माना जाता है। उसने अमीरों को कैसे खुश किया? उसने एक फरमान जारी किया कि जब भी किसी अमीर की मौत हो तो उसके बेटे को उसके पद पर उत्तराधिकार मिलना चाहिए, जिसमें उसका इक्ता भी शामिल है। और अगर बेटा ना हो तो उसके दामाद को, और दामाद भी ना हो तो उसके गुलाम को। ये तो पद को वंशानुगत बनाना हुआ। हाँ बिल्कुल। उसने एक और काम किया। पहले क्या होता था कि अगर किसी अमीर के इक्ता के खातों की जांच में कोई बकाया बैलेंस निकलता था
तो उसे और उसके अधिकारियों को सजा दी जाती थी, प्रताड़ित किया जाता था। फिरोज ने ये प्रथा खत्म कर दी। इससे अमीर बहुत खुश हुए होंगे। बहुत खुश हुए, और शायद यही एक बड़ा कारण था कि फिरोज के लंबे शासनकाल के दौरान कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन क्या इस नीति का कोई नुकसान भी था? हाँ, लंबी अवधि में पदों और एकता को इस तरह वंशानुगत बना देना नुकसानदेह साबित होना ही था। कैसे? इससे ये संभावना कम हो गई कि बाहर से योग्य लोगों की भर्ती हो सके। सुल्तान सिर्फ एक छोटे से कुलीन वर्ग ओलिगार्की पर निर्भर हो गया। उसने सेना में भी यही किया। हाँ, उसने वंशानुक्रम का ये सिद्धांत सेना तक भी बढ़ा दिया। जो बूढ़े सैनिक थे, उन्हें आराम करने की इजाजत दे दी गई। उनकी जगह उनके बेटे या दामाद या फिर उनके गुलाम सेना में आ सकते थे। सैनिकों को वेतन कैसे मिलता था? नकद में नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें भू राजस्व पर असाइनमेंट दे दिए जाते थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि सैनिक को या तो अपना वेतन वसूलने के लिए गांव में जाना पड़ता था, या फिर अपना असाइनमेंट किसी बिचौलिए को बेचना पड़ता था, जो उसे उसकी कीमत का आधा या 1/3 ही देता था। तो सैनिक को तो नुकसान हुआ। हाँ, लंबी अवधि में सैनिक को कोई फायदा नहीं हुआ और पूरा सैन्य प्रशासन ढीला पड़ गया। कोई उदाहरण है इस ढीलेपन का? हाँ, सैनिकों को इजाजत मिल गई कि वो सेना के जांच कर मस्टर के समय क्लर्कों को रिश्वत देकर बेकार घोड़े भी पास करवा लें। हद तो ये थी कि एक बार सुल्तान ने खुद एक सैनिक को क्लर्क को रिश्वत देने के लिए पैसे दिए, ये सोचकर कि वो उदारता दिखा रहा है। ये तो सेना को कमजोर करना हुआ। बिल्कुल। फिरोज ने उलेमा या धर्मशास्त्रियों को कैसे खुश किया? उसने ये घोषणा करके उन्हें जीतने की कोशिश की कि वो एक सच्चा मुसलमान राजा है और राज्य एक सच्चा इस्लामी राज्य है। क्या ये कोई नई बात थी? देखिए, इल्तुतमिश के समय से ही राज्य की प्रकृति क्या हो और गैर मुसलमानों के प्रति क्या नीति अपनाई जाए, इसे लेकर रूढ़िवादी उलेमा और सुल्तानों के बीच एक खिंचतान चलती रही थी। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने उलेमा को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। हाँ, जैसा हमने पहले कहा, उन दोनों ने उलेमा को राज्य की नीति तय करने की इजाजत नहीं दी थी। तुर्की शासक आमतौर पर हिंदू शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा तभी देते थे जब उनके लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक होता था। तो फिर फिरोज ने क्या किया? उलेमा को संतुष्ट करने के लिए फिरोज ने उनमें से कई को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। न्यायपालिका और शिक्षा व्यवस्था तो खैर उलेमा के ही हाथ में थी। लेकिन क्या उसने उलेमा को पूरी तरह नीति तय करने दी? बाहरी दिखावे के बावजूद ऐसा लगता नहीं है। उसने अनिवार्य रूप से अपने पूर्ववर्तियों की नीति का ही पालन किया। ये मानने का कोई कारण नहीं है कि उसने उलेमा को राज्य नीति तय करने दी। लेकिन उसने उन्हें कुछ रियायतें तो दी। हाँ, कई महत्वपूर्ण रियायतें दी। उसने उन प्रथाओं पर रोक लगाने की कोशिश की जिन्हें रूढ़िवादी उलेमा गैर इस्लामी मानते थे। जैसे उसने मुस्लिम महिलाओं को संतों की मज़ारों पर पूजा करने से रोक दिया, और उसने कई मुस्लिम पंथों सेक्ट्स पर भी अत्याचार किया जिन्हें उलेमा विधर्मी मानते थे। जजिया के बारे में क्या? ये फिरोज के समय में ही हुआ कि जजिया एक अलग टैक्स बन गया। पहले ये भू राजस्व का ही हिस्सा होता था। और उसने ब्राह्मणों पर भी लगाया। हाँ, फिरोज ने ब्राह्मणों को जजिया से छूट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि इस्लामी कानून शरिया में ऐसी कोई छूट नहीं है, सिर्फ महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और बेहद गरीब लोगों को छूट थी। इससे भी ज्यादा सख्त कुछ किया। हाँ, उसने सार्वजनिक रूप से एक ब्राह्मण को इसलिए जिंदा जलवा दिया क्योंकि वो मुसलमानों को उपदेश दे रहा था। फिरोज ने कहा कि ये शरिया के खिलाफ है। इसी आधार पर उसने हुक्म दिया कि उसके महल में जो सुंदर दीवार पेंटिंग्स हैं उन्हें मिटा दिया जाए। ये तो काफी कट्टरता लगती है। हाँ, हालांकि वो संगीत का संरक्षक था और अपनी रूढ़िवादिता के बावजूद शराब का शौकीन भी बताया जाता है। तो उसके इन संकीर्ण विचारों का क्या असर हुआ? ये निश्चित रूप से नुकसानदेह थे, लेकिन उसी समय फिरोज तुगलक पहला शासक भी था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाने के लिए कदम उठाए। अच्छा, क्यों? ताकि हिंदू विचारों और प्रथाओं की बेहतर समझ हो सके। संगीत, चिकित्सा और गणित पर भी कई किताबें संस्कृत से फारसी में अनुवादित की गईं। उसने कुछ मानवीय कदम भी उठाए थे। हाँ, कई मानवीय उपाय भी किए। उसने अमानवीय सजाओं जैसे हाथ, पैर, नाक काटना, इन पर रोक लगा दी। और उसने गरीबों और दूसरे ज़रूरतमंदों के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल दारुल शफा स्थापित किए। उसने कोतवालों को आदेश दिया कि वो बेरोजगार लोगों की सूची बनाएं, शायद उन्हें काम दिलाने के लिए। उसने गरीबों की बेटियों की शादी के लिए दहेज का इंतज़ाम किया।
क्या ये उपाय सभी के लिए थे? ये संभावना है कि ये उपाय मुख्य रूप से उन अच्छे मुस्लिम परिवारों की मदद के लिए थे जो मुश्किल में पड़ गए थे। ये मध्ययुगीन काल में राज्य की सीमित प्रकृति को भी दिखाता है। लेकिन इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि फिरोज ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सिर्फ सजा देने और टैक्स वसूलने के लिए नहीं है, बल्कि एक परोपकारी संस्था भी है। मध्ययुगीन काल के संदर्भ में परोपकार के इस सिद्धांत का दावा करना भी मूल्यवान था और फिरोज इसका श्रेय पाने का हकदार है। फिरोज की देश के आर्थिक सुधार में भी रुचि थी? हाँ, गहरी रुचि थी। उसने लोक निर्माण का एक बड़ा विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट स्थापित किया जो उसके निर्माण कार्यक्रमों की देखभाल। नहरें बनवाने का जिक्र आता है। हाँ, फिरोज ने कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई और नई नहरें खुदवाईं। सबसे लंबी नहर करीब 200 किलोमीटर की थी जो सतलुज नदी से हांसी तक जाती थी। एक और नहर यमुना से निकाली गई। इन नहरों का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य सिंचाई था और साथ ही जो नए शहर फिरोज ने बसाए थे उन्हें पानी उपलब्ध कराना भी था। कौन से शहर बसाए थे उसने? हिसार फिरोजा या हिसार जो आज हरियाणा में है और फिरोजाबाद जो आज उत्तर प्रदेश में है। ये शहर आज भी मौजूद हैं। फिरोज ने एक और कदम उठाया था जो आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का था। हाँ, वो था बड़ी संख्या में गुलाम इकट्ठा करना। गुलाम कैसे? उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जब वो किसी जगह पर हमला करें तो वहां से सुंदर और अच्छे घरानों के युवा लड़कों को चुने और उन्हें सुल्तान के पास गुलाम के रूप में भेजें। कितने गुलाम इकट्ठा किए उसने? इस तरह फिरोज ने धीरे धीरे 1,80,000 गुलाम इकट्ठा कर लिए। इतने सारे गुलामों का क्या किया? इनमें से कुछ को अलग अलग हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स में प्रशिक्षित किया गया और पूरे साम्राज्य में शाही कारखानों में तैनात किया गया। बाकियों ने सैनिकों का एक दल बनाया जो सीधे सुल्तान पर निर्भर होता था और शायद अमीरों के खिलाफ एक संतुलन का काम करता था। क्या ये नीति सफल रही? देखिए, भारत में शुरुआती तुर्की सुल्तानों ने गुलामों को भर्ती करने की प्रथा का पालन किया था, लेकिन अनुभव ने दिखाया था कि ये गुलाम हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार नहीं रहते थे। वो जल्द ही अमीरों से अलग अपना एक अलग हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप बना लेते थे। फिरोज के गुलामों के साथ भी यही हुआ। फिरोज की मौत कब हुई? 1388 में। ये तारीख भी महत्वपूर्ण है, 1388। उसकी मौत के बाद क्या हुआ? वही हुआ जो अक्सर होता था। प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याएं जो हर सुल्तान की मौत के बाद सामने आती थीं, वो सत्ता पर आ गईं। मतलब सत्ता के लिए संघर्ष। हाँ, सुल्तान और अमीरों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष फिर से शुरू हो गया। जो स्थानीय जमींदारों और राजा थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर आजादी की हवा लेनी शुरू कर दी। और वो फिरोजी गुलाम? स्थिति में एक नया कारक था इन फिरोजी गुलामों का सक्रिय हस्तक्षेप। वो सिंहासन पर अपने उम्मीदवार को बिठाने की कोशिश करने लगे। क्या कोई सुल्तान स्थिति संभाल पाया? सुल्तान मोहम्मद शाह, जो फिरोज का एक बेटा था, वो इन गुलामों की मदद से कुछ हद तक अपनी स्थिति मजबूत कर पाया, लेकिन गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले इन गुलामों की शक्ति को तोड़ने की कोशिश की, उन्हें मरवाया और बिखेर दिया। लेकिन क्या वो सल्तनत को बचा सका? नहीं, ना तो वो और ना ही उसका उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद, जो 1394 से 1412 तक नाम मात्र का शासक रहा, महत्वाकांक्षी अमीरों और अड़ियल राजाओं को नियंत्रित कर सका। इसका मुख्य कारण क्या था? शायद इसका प्रमुख कारण फिरोज के वो सुधार थे जिन्होंने अमीरों को बहुत मजबूत और सेना को अक्षम बना दिया था। प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र हो गए। दिल्ली का सुल्तान तो बस दिल्ली के आसपास के एक छोटे से इलाके तक ही सीमित होकर रह गया। वो कहावत इसी दौर की है? हाँ, एक कहावत मशहूर हुई, शहंशाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब दुनिया के बादशाह का राज दिल्ली से पालम, पास का गांव जहां आज एयरपोर्ट है, तक ही फैला है। दिल्ली सल्तनत की ये कमजोरी कब और ज्यादा उजागर हुई? 1398 में तैमूर के आक्रमण से। 1398। तैमूर कौन था? तैमूर एक तुर्क था जो चंगेज खान के साथ खून का रिश्ता होने का दावा करता था। उसने 1370 में विजय अभियान शुरू किया था और सीरिया से लेकर ट्रांस ऑक्सियाना और दक्षिणी रूस से लेकर सिंधु तक एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। भारत पर उसका हमला क्यों हुआ? भारत पर उसका हमला एक लूटपाट का हमला था। उसका मकसद था दिल्ली के सुल्तानों द्वारा पिछले 200 सालों में जमा की गई दौलत को लूटना। और दिल्ली सल्तनत उसका सामना नहीं कर पाई? दिल्ली सल्तनत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि इस आक्रमण का सामना करने वाला कोई नहीं था। तैमूर की सेना ने दिल्ली के रास्ते में आने वाले कस्बों को बेरहमी से लूटा और तबाह कर दिया। और दिल्ली का क्या हुआ? फिर उसने दिल्ली में प्रवेश किया और उसे बिना किसी रहम के लूटा। बड़ी संख्या में लोग मारे गए।
हिंदू और मुसलमान दोनों, औरतें और बच्चे भी मारे गए। तैमूर के आक्रमण ने क्या सबक दिया? इसने एक बार फिर दिखाया कि एक कमजोर सरकार को किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत से भारी मात्रा में धन दौलत, सोना, चांदी, जवाहरात बाहर चला गया। तैमूर अपने साथ बड़ी संख्या में भारतीय कारीगरों को भी ले गया, जैसे राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, ताकि वो उसकी राजधानी समरकंद में शानदार इमारतें बना सकें। क्या उसने ये कहीं और भी किया था? हाँ, उसने ईरान के कई शहरों में भी यही नीति अपनाई थी जिन पर उसने कब्जा किया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण का सीधा राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? सीधा राजनीतिक प्रभाव छोटा था, लेकिन इसे तुगलक वंश के मजबूत शासन के दौर का अंत माना जा सकता है। हालांकि तुगलक राजवंश खुद 1412 तक बना रहा। तो दिल्ली सल्तनत के विघटन के लिए क्या किसी एक शासक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नहीं, किसी एक शासक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हमने देखा है कि मध्ययुगीन काल में कुछ स्थायी समस्याएं थीं, जैसे सम्राट और अमीरों के बीच के रिश्ते की समस्या, स्थानीय शासकों और जमींदारों के साथ लगातार संघर्ष, और क्षेत्रीय और भौगोलिक कारक जो हमेशा सल्तनत को खींचते रहते थे। तो अलग अलग शासकों ने क्या किया? व्यक्तिगत शासकों ने इन समस्याओं का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी समाज में इतने मौलिक बदलाव लाने की स्थिति में नहीं था कि इन स्थायी समस्याओं को दूर कर सके। विघटन कैसे हुआ फिर? राजनैतिक विघटन की घटनाओं की एक श्रृंखला तब शुरू होती थी जब केंद्रीय प्रशासन में कोई कमजोरी आती थी। फिरोज ने क्या किया? फिरोज उन श्रृंखला प्रतिक्रियाओं, चेन रिएक्शंस को रोकने में कुछ हद तक कामयाब रहा, जो गयासुद्दीन और खासकर मोहम्मद तुगलक के तहत साम्राज्य के जरूरत से ज्यादा विस्तार, ओवर एक्सपेंशन के कारण शुरू हुई थी। लेकिन उसके सुधारों ने क्या किया? उसने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने अमीरों और सैनिकों को खुश तो किया, लेकिन जैसा हमने देखा, प्रशासन की केंद्रीय मशीनरी को कमजोर कर दिया। तो 1200 से 1400 की इस अवधि में भारतीय जीवन में कई नई विशेषताएं भी आईं। हाँ, बिल्कुल। सरकार की व्यवस्था में बदलाव आए, लोगों के जीवन और स्थिति में परिवर्तन हुए, और कला और वास्तुकला का विकास हुआ। और ये सब हम अगले अध्याय में देखेंगे। जी हाँ, ये अगले अध्याय का विषय होंगे। बहुत खूब। तो चलिए इस विस्तृत चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। हाँ, ये जरूरी है। सबसे पहले बलबन के बाद अस्थिरता का माहौल बना, जिससे 1290 में खिलजी क्रांति हुई। तुर्की अमीरों का एकाधिकार खत्म हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने उदार नीति अपनाई, लेकिन उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी 1296 विश्वासघात करके सत्ता पर काबिज हुआ। फिर अलाउद्दीन खिलजी का क्रूर शासन आया। उसने विद्रोहों को बेरहमी से कुचला, अमीरों पर कड़े नियंत्रण लगाए, दावतों, विवाहों, शराब पर पाबंदी, जासूसी व्यवस्था, मंगोलों का कत्लेआम करवाया। नतीजा ये हुआ कि अमीर दब गए, लेकिन पुरानी अभिजात वर्ग नष्ट हो गई और नई स्थिर नहीं हो पाई। उसके बाद 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। इस वंश के 3 प्रमुख शासक गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक MBT और फिरोज शाह तुगलक। इनके समय सल्तनत का चरम विस्तार हुआ और फिर पतन भी शुरू हुआ। सल्तनत के विस्तार की बात करें तो अलाउद्दीन ने गुजरात 1299, रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303 और मालवा जीते। मलिक काफूर के नेतृत्व में सेनाएं दक्कन और दक्षिण में मदुरई तक पहुंची। इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रशासन का प्रयास किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये विस्तार अपने चरम पर पहुंचा। बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण के बचे हुए हिस्से भी शामिल हुए। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधार बहुत महत्वपूर्ण थे। बाजार नियंत्रण, लगभग सभी चीजों की कीमतें तय की। कृषि सुधार, जमीन की पैमाइश, भू राजस्व बढ़ाकर 50% किया। नकद भुगतान पर जोर, गांव के मुखियाओं खुद मुकद्दम पर नियंत्रण। मकसद था बड़ी सेना रखना और मंगोलों से बचाव करना। हाँ, नतीजा ये हुआ कि कीमतें स्थिर रहीं, सेना कुशल बनी, लेकिन ये व्यवस्था बहुत कठोर थी और अलाउद्दीन की मौत के बाद खत्म हो गई। फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना असफल रहा। सांकेतिक मुद्रा कांसे का सिक्का चलाना जाली सिक्कों के कारण असफल। खुरासान और कराचिल के अभियान विनाशकारी या असफल। उसने कृषि सुधार के लिए दीवाने अमीरे को ही विभाग बनाया, लेकिन वो भी खराब योजना और भ्रष्टाचार के कारण असफल रहा। उसने योग्यता के आधार पर निम्न वर्ग के लोगों
और हिंदुओं को भी पद दिए, जिससे रूढ़िवादी अमीर नाराज हुए। उसके बाद आया फिर शाह तुगलक 1351-88। उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, अमीरों, सेना और उलेमा को खुश रखा, दक्षिण पर दोबारा दावा छोड़ दिया, अमीरों के पद और इक्ता को वंशानुगत बना दिया। सेना के प्रशासन में ढील आ गई। उसने खुद को कट्टर इस्लामी शासक दिखाने की कोशिश की, जजिया का दायरा बढ़ाया, ब्राह्मणों पर भी लगाया, लेकिन मानवीय कार्य भी किए, क्रूर सजाएं खत्म की, अस्पताल खोले, रोजगार दफ्तर खोले, नहरें बनवाईं, शहर बसाए, हिंदू ग्रंथों का अनुवाद भी करवाया, और हाँ, 1,80,000 गुलाम भी इकट्ठे किए। और सल्तनत का पतन कैसे हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विद्रोह शुरू हो गए थे। फिरोज की नीतियों ने अमीरों को मजबूत और सेना को कमजोर कर दिया था। फिरोज की मौत 1388 के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। स्थानीय शासक आजाद होने लगे। विघटन के मूल कारणों में शासक और अमीरों के बीच के रिश्ते, स्थानीय प्रतिरोध और भौगोलिक कारक शामिल थे। तो ये था दिल्ली सल्तनत के दूसरे चरण यानी खिलजी और तुगलक वंश का एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये गहन चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इस अवधि को समझना, इसका विस्तार, इसके अनोखे और अक्सर विवादास्पद प्रयोग, इसकी प्रशासनिक संरचनाएं और इसके पतन के कारण, ये सब यूपीएससी की तैयारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर मध्यकालीन इतिहास के लिए, और ये समझने के लिए भी कि बाद के भारतीय इतिहास को आकार देने वाली सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता कैसे विकसित हुई। बिल्कुल, ये सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि ये समझने के लिए भी ज़रूरी है कि सत्ता कैसे काम करती है, नीतियाँ कैसे बनती और बिगड़ती हैं, और कैसे शासकों के दूरगामी फैसले इतिहास की धारा बदल सकते हैं। हम तो यही सलाह देंगे कि इस पूरी चर्चा को, इस विश्लेषण को एक बार फिर से सुने, शायद साथ में नोट्स बनाते हुए। हाँ, ताकि जो बारीकियां हैं, जो विवरण हैं, नाम, तारीखें, खास सुधार और उनके नतीजे, वो वास्तव में आत्मसात हो सकें। बिल्कुल, री-लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ 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 YouTube पर सुन लो यूपीएससी चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, अपने सवाल और विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका समर्थन ही हमें ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद। धन्यवाद।